देखिए अभी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अभी कहता है ये कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब इसमें एक शब्द है ट्रांसफर, दूसरा वर्ड है प्रॉपर्टी। एक्ट का मतलब अपने को पता है, ईयर का मतलब भी पता है। तो ये जो बेसिकली एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट बेसिकली प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए बनाया गया है। पहली बात, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट वर्ड इज ट्रांसफर एंड द सेकेंड वर्ड इज प्रॉपर्टी, और दोनों थोड़ा सा वेग वर्ड है, इसीलिए इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं क्यों वेग है। वेग का मतलब कि जिसका मीनिंग फिक्स नहीं है, पता नहीं चलता कि वो क्या कहना चाहता है। पूजा आपका क्वेश्चन रहता है बहुत सारा टीपी पे कि आपका दिक्कत है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो ट्रांसफर का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर किसके बीच में होगा, दैट इज द पॉइंट। क्या एक 10 साल का लड़का अगले 10 साल के लड़के को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये माना जा सकता है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी का मतलब क्या प्रॉपर्टी के वैल्यू से लेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा मूवेबल इमूवेबल से लेंगे। तीसरा क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी होगी और उसका ओनरशिप किसके पास होगा, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं, जो सारे क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है, ये सारे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम बन के बैठे हैं, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर भी इसी एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूं, आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको सेक्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपके लिए बता देता हूं, ट्रांसफर जो शब्द है, ट्रांसफर जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है दो जीवित व्यक्तियों के बीच में संपत्ति का हस्तांतरण, अंतरण, हिंदी में लिखता है अंतरण। तो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में, यहां पर बस इतना ही कहा गया, इसी को एक शब्द में कहा गया है इंटर विवोस, लिख लेना इंटर विवोस। इंटर विवोस का मतलब होता है जब दो जीवित व्यक्तियों के बीच में संपत्ति का ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। अब यहां एक नया क्वेश्चन फिर से मैंने क्रिएट कर दिया आप लोगों के लिए कि दो जीवित व्यक्तियों में, दो जीवित व्यक्तियों के बीच में, तो व्यक्ति का मतलब क्या है, व्यक्ति का मतलब दो मेल हो सकता है, दो फीमेल हो सकती है, एक मेल फीमेल हो सकता है, एक फीमेल मेल हो सकता है। पहला क्वेश्चन, क्या दो मेल के बीच में, दो पुरुष के बीच में अगर संपत्ति का ट्रांसफर होगा तो वैसी संपत्ति के ट्रांसफर को ही हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर रखेंगे। क्या दो स्त्रियों के बीच में, दो महिलाओं के बीच में, दो लड़कियों के बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो वैसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर को हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर रखेंगे। अगेन दिस इज ए बिग क्वेश्चन। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया प्रॉपर्टी जो शब्द है, वो प्रॉपर्टी शब्द में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, चल संपत्ति आती है कि अचल संपत्ति आती है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ध्यान से जान लेना, किसी भी एक्ट के लिए, कोई भी एक्ट बन जाए हिंदुस्तान के अंदर, एक्ट का ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिएगा, एक्ट का ऑब्जेक्ट सबसे पहले दिया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब हम इस कानून को क्यों ला रहे हैं, हमें इस कानून को बनाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, वो सब कुछ क्लियर कट लिखा जाता है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द मकसद, यही मकसद है। तो ये देखिए यहां पर सबसे पहली लाइन है, यानी पूरे एक्ट की फर्स्ट ओपनिंग लाइन यही है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। और इसके बाद की जो लाइन है वो है प्रियम्बल, ये प्रियम्बल है। प्रियम्बल में भी बहुत कुछ कहा गया है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए प्रियम्बल में कहा गया है कि वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड, इसका प्रियम्बल पढ़ना बहुत जरूरी है, पहले ही बता दे रहा हूं, प्रियम्बल और ऑब्जेक्ट, amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows। अब यहां से देखिए चैप्टर 1 शुरू होता है, यानी सबसे बड़ी चीज क्या होती है, प्रियम्बल होती है, और इसके बाद ही सारी कहानी शुरू होती है। तो लेट्स सी क्या मतलब है और क्या क्या कहानी इसके अंदर आती है और हम लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहली लाइन,
देखना ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ। कौन सा लॉ, देखना, द लॉ रिलेटिंग टू, इसको पूरे को बॉक्स में डाल दो, रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यहां से मैं फिर बॉक्स में लेके आ रहा हूं, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और ये कैसे होगा, इसको यहां रख लो और इसको इधर कर दो, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। सो मीनिंग देयर बाय बात क्या निकल के आई, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ। एक्ट का मतलब तो सबको पता है, अधिनियम होता है, लॉ होता है। सो कोई भी एक्ट जो, अब हम ये एक्ट क्यों ला रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इसीलिए लाया गया है ताकि ये एक्ट अमेंड कर सके। अमेंड का मतलब होता है संशोधन, जोड़ घटाव, जोड़ना या हटाना। कौन सा लॉ, बोलता है वो लॉ जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डील करता है, वो लॉ जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी कैसे, बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। इसका मतलब एक नया क्वेश्चन फिर से क्रिएट होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। मीनिंग देयर बाय कि संपत्ति का जो हस्तांतरण होता है, मैं यहां हस्तांतरण बोलूंगा, अंतरण लिखा गया है लीगल वर्ड, ठीक है। सो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है वो पार्टीज के एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है दो तरीके से होता है। एनीबडी नोस, कोई जानते हैं इस बात को, कोई बताना चाहेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो तरीके से होती है, कौन कौन से वो तरीके हैं, एनीबडी? सर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। नहीं, मैं बोल रहा हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट बता रहा हूं, दो तरीके से बता रहा हूं, मोड में पूछ रहा हूं, बोलिए। सर ट्रांसफर बाय लॉ होता है, ट्रांसफर बाय पार्टी होता है। बिल्कुल सही, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और दूसरा होता है बाय एक्ट ऑफ लॉ, या बाय लॉ भी आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कभी भी दो तरीके से नॉर्मली जनरली किया जाता है, एक पार्टीज के एक्ट पर, एक्ट का मतलब पार्टीज की डिजायर पर, पार्टीज की इच्छा पर डिपेंड करता है, उनके कार्य पर डिपेंड करता है, और दूसरा बाय एक्ट ऑफ लॉ। दोनों का एग्जाम्पल भी है, आप लोग इसका अगर चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कोई दे सकता है एग्जाम्पल? मौका दे रहा हूं, बताइए। ट्रांसफर बाय लॉ का सर? हाँ, लॉ का, पार्टी का, दोनों का। ट्रांसफर बाय लॉ में जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर्टी मिलती है, और इसमें सर यही मॉर्गेज और लीन के थ्रू, चार्ज के थ्रू। ओके, अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है, जब कभी भी प्रॉपर्टी का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, तो वो पार्टीज की मर्जी से होगा। अब देखो दो पार्टीज है, मान लो कि एक ए पर्सन है, दो बी दूसरा पर्सन है। ए इज वन पर्सन एंड बी इज द अनदर पर्सन। अब सीन क्या है, ए और बी के दोनों को हम पार्टी बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है। ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड, मान लेते हैं कि कोई कार है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल, चल संपत्ति चाहे अचल संपत्ति। मोस्टली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील करता है अचल संपत्ति के बारे में, मोस्टली मैं बोल रहा हूं, मोस्टली, तो इसलिए मैं फिलहाल बात कर रहा हूं अचल संपत्ति के बारे में। हालांकि इसमें दोनों चीजों के बारे में डील किया गया, मैं बताऊंगा आगे आपको, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो मान लो कि ए के पास कोई लैंड है, कोई जमीन है, और वो जमीन को बेचना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है, और बेचना छोड़िए, वो चाहता है कि वो उस जमीन का मालिकाना हक किसी को दे दे और बदले में पैसे ले ले, क्योंकि उसको पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है। उसको बेटी की शादी करनी है, मे बी उसको कोई और पर्पस रहा होगा, तो उसको पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है।
वो चाहता तो उस लैंड को किराए पर लगा सकता है, लेकिन किराए पर लगाने से उसको उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना कि उसको बेचने से मिलेगा, किसी को मालिकाना हक देने से बनेगा। देखिए, हक डिसाइड करता है, ये राइट डिसाइड करता है कि आप कितना इनकम जनरेट कर पाओगे। रिमेंबर, ये राइट डिसाइड करता है कि आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए कि आप एक जमीन मालिक हो या आप एक मकान मालिक हो, तो अगर आप एक मकान मालिक हो और आप अपने मकान को किराए पर लगाओगे तो कितना किराया पाओगे? जितना वहां पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से चल रहा होगा रेंट, उतना पाओगे। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, वॉट एवर इट मे बी, एज पर योर फ्लैट। 1 BHK है, 2 BHK है, 3 BHK है कि 1 HK है कि 1 रूम है, वॉट एवर इट मे बी, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, उतना ही इनकम जनरेट कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसी में, अगर उस फ्लैट को, उसका फ्लैट का जो ओनरशिप है वो किसी और को उठाकर दे देते हो कंप्लीटली, लो भाई आज से ये घर मेरा नहीं तुम्हारा हुआ, तो जब किसी को आप कुछ बढ़ा देते हो तो भी अब तो वो भी आपको बदले में कुछ बढ़ा देगा, आपकी नीड बड़ी होगी, आपका डिमांड बड़ा होगा। तो जब हम एक मालिकाना हक किसी प्रॉपर्टी का राइट किसी दूसरे पर्सन को कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल। तो भाई मुझे कितना पैसा चाहिए तो मैं ही डिसाइड कर सकता हूं। मुझे मोटा अमाउंट चाहिए तो मैं पूरा का पूरा अपना मालिकाना हक दूसरे को दे दूंगा, अपना टोटल राइट्स उठा के दूसरे को दे दूंगा। अगर मुझे थोड़ा अमाउंट में पैसा चाहिए, मंथली चाहिए, मेरे खर्चे के लिए चाहिए मंथ में, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं दूंगा, बल्कि मालिकाना हक अपने पास रखूंगा, ओनरशिप अपने पास रखूंगा और कहूंगा भैया मैं रेंट पे लगाऊंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो ये किस पर डिसाइड होता है? कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली द पार्टीज आर डिसाइडिंग। तो ये पार्टी डिसाइड करता है, ये भी तैयार है, बी तैयार है कि भाई मैं तुम्हारे लैंड को परचेज करने को भी तैयार हूं, रेंट पे लेने के लिए भी तैयार हूं, तुम कैसे देने के लिए तैयार हो? ये कहता है जी मैं तो सेल करने के लिए बैठा हूं। कहता है मगर सेल करने के लिए बैठे हो तो आई एम रेडी टू बाय, अगर तुम सेल करते हो तो मैं बाय करता हूं। तो यहां पर क्या है? यहां पर एक अचल संपत्ति है लैंड, और लैंड का हो रहा है ट्रांसफर। ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? जिस जमीन पर, जिस जगह पर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी उठ के कहीं और नहीं चली जाती है। रिमेंबर, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको प्रॉब्लम्स है ऐसी चीजों में। मान लो कि ये जमीन है, और ये जमीन, ये लैंड है मान लो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में है तिलक नगर, कोई भी जगह मान लो। अगर कोई फ्लैट है या कोई लैंड है जो कि दिल्ली के तिलक नगर में है, उसमें भी कोई जिसका नंबर रहा होगा व्हाटएवर इट में भी, तो अब हम इसका ट्रांसफर करेंगे। अब हम इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करेंगे, ये लैंड है, तो इसका ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं है कि तिलक नगर से उठ के ये रोहिणी में चला जाएगा। रिमेंबर, इसका मतलब ये नहीं है, ट्रांसफर का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि जमीन जो है, जमीन का टुकड़ा तिलक नगर से उठ के रोहिणी चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा, किसी और ज्यूरिसडिक्शन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जमीन वहीं की वहीं रहेगी, लैंड वहीं की वहीं रहेगी, बस इसके मालिक बदलते जाएंगे। कल मालिक था ए ने ट्रांसफर कर दिया तो हो गया मालिक बी, अब बी फिर से ट्रांसफर करेगा तो अब मालिक हो जाएगा सी, अगर सी ने फिर से ट्रांसफर किया तो अब मालिक हो जाएगा डी, और अगर डी, और अगर डी ने फिर से ट्रांसफर किया तो अब मालिक हो जाएगा ई। सो जमीन का टुकड़ा वहीं एज इट इज रहता है, बस प्रॉपर्टी का क्या होता है? मालिक चेंज होता है, ओनरशिप चेंज होता है, राइट्स को एंजॉय करने वाला पर्सन चेंज होता है। रिमेंबर, तो ये होता है बेसिकली प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब है जब दो व्यक्तियों के बीच की इच्छा पर डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, तो उसको कहेंगे बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब कभी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में होता है, मरे हुए व्यक्ति के बीच में नहीं हो सकता है। आप भी कहोगे मैं बेवकूफ हूं क्या? मरे हुए को थोड़े प्रॉपर्टी दे सकते हैं, या मरे हुए से प्रॉपर्टी थोड़े ले सकते हैं? एनीबडी? क्या हम मरे हुए की प्रॉपर्टी ले सकते हैं या उसको प्रॉपर्टी दे सकते हैं क्या?
जब दो लिविंग पर्सन्स के बीच में अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, इसी के लिए एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होता है इंटर विवोस। इसको एकदम घोट के पी के रट के याद करके दिमाग में डाल लो, ये बहुत याद रखना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। इंटर विवोस, इंटर विवोस, इंटर विवोस। और मतलब क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स के बीच में। अब मेरे को एक छोटी सी बात यहां पर बताइए, जब हम पर्सन्स की बात करते हैं तो पर्सन का मतलब यहां पर तो एक लिविंग पर्सन है, क्या किसी डेड पर्सन से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है? एनीबॉडी? यस सर, बाय विल। बाय विल। पूजा तो बोल रही है बाय विल। और कोई? और भी कोई हैं जिनके हिसाब से प्रॉपर्टी का, मरे हुए के पर्सन की प्रॉपर्टी का हम लोग कुछ ले सकते हैं? पर सर वो एग्जैक्ट में नहीं होगा। इनहेरेंट को वो ले सकते हैं सर, उसके क्या ले फैमिली सकते मेंबर्स हैं? जो इस सेक्शन में एक एक करके, एक एक करके। हाँ बोलिए। सेशन में भी तो आएगी जो सर उसकी उत्तराधिकारी, जैसे फादर के जैसे बाद उसके लड़के हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी मरने के बाद उसके बच्चों का नाम आएगी नेचुरल सर। ठीक है, ये होगी बाय विल होगी सर। ठीक है। नॉर्मली जो बता रही है पूजा सही कह रही है। विल का मतलब होता है वसीयत। अब देखिए वसीयत क्या होता है, पहले ये छोटे से में रफ लैंग्वेज में यानी कि एक कॉमन सेंस में समझ लीजिए। विल कुछ नहीं होता है। विल कोई भूत नहीं बनाता, मरने के बाद कोई पर्सन नहीं बनाता, कोई जीवित व्यक्ति ही विल बनाता है। पहली कॉन्सेप्ट ये जान लीजिए। अ लिविंग पर्सन, एक जीवित व्यक्ति ही विल बनाता है। तो जीवित व्यक्ति अपनी कोई विल बनाएगा। विल कुछ नहीं होता, विल में सिर्फ उसका डिजायर होता है, उसकी विश होती है, उसकी इच्छाएं लिखी होती हैं। और उसकी इच्छा किससे रिलेटेड होती है? उसकी इच्छा कहती है कि आफ्टर डेथ, मेरे मरने के बाद, आफ्टर डेथ जो इच्छाएं लिखी होती हैं उसी को कहते हैं विल। मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, वो जो लिखा गया बात है, जो मेंशन किया है उसने, दैट इज कॉल्ड विल। सपोज अगर वो कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे पास जो 20 लाख रुपया कैश पड़ा है वो मेरे 4 बेटों को बराबर बराबर मिल जाए, 5-5 लाख रुपए के हिसाब से, 5-5-5-5। सो 5 लाख एक को मिला, 5 लाख दूसरे को मिला, 5 लाख तीसरे को मिला, 5 लाख चौथे को मिला। तो चारों बेटों को बराबर हिस्सा मिल गया। या तो ये कह सकता है कि भाई 10 लाख रुपया मेरा एक बेटे को जाएगा, दूसरे को कुछ नहीं दूंगा, दूसरा बड़ा बदतमीज है, तीसरे को दे देंगे 5 लाख, चौथे को देंगे 5 लाख। तो ये भी कर सकता है वो, वॉट एवर ही डिजायर। तो दैट इज कॉल्ड विल। तो विल क्या होता है? जीवित व्यक्ति अपने जीवन काल में, अपनी जिंदगी में जो लिख के देगा। और वो क्या लिखता है हमेशा? दिस इज द लास्ट विल, ये मेरा आखिरी है, इसके बाद मैं दूसरा नहीं बनाऊंगा। हर बार लिखता है मैं आखिरी है, फिर फाड़ के नया बनाता है, बोलता है ये आखिरी है। यानी कि विल जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज हो सकता है, अमेंड हो सकता है, नया विल क्रिएट हो सकता है, टिल हिज लास्ट बर्थ। जब तक वो लास्ट सांस, आखिरी सांस नहीं लेता है, तब तक वो आखिरी विल बना सकता है। और जो आखिरी विल होगा वही लीगल और वैलिड माना जाएगा। तो विल में क्या हुआ? एक व्यक्ति मान लो ए है और ए पर्सन ने विल बनाई, और इसके मरने के बाद इसकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है किसी दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को, चौथे को, मान लो बी को, सी को, डी को। तो एक मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति का ट्रांसफर होता है जीवित व्यक्तियों के बीच में। इसका मतलब क्या है? एक मरे हुए व्यक्ति से प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है जीवित व्यक्तियों में बीच में। यानी एक पार्टी यहां पर कौन है? एक डेड पार्टी है और एक अलाइव पार्टी है। एक लिविंग पर्सन है, एक डेड पर्सन है। तो जहां पर एक लिविंग पर्सन हो, एक डेड पर्सन हो, जहां डेड पर्सन हो और लिविंग पर्सन हो, तो वैसे मामले को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील नहीं करता है। ऑलवेज रिमेंबर, यानी विल के इश्यूज, विल के मामले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कभी भी नहीं इंक्लूड हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा बंदा चाहिए, जो लिविंग होना चाहिए, जीवित होना चाहिए। और जब दो जीवित व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, दैट इज कॉल्ड इंटर विवोस।